हम सभी जानते हैं कि निवेश की दुनिया में एक मजबूत बैलेंस शीट या सटीक डेटा कितना जरूरी होता है। जो लोग फाइनेंस को ट्रैक करते हैं उनका ज्यादातर समय बस इन्हीं चीजों का विश्लेषण करने में जाता है। हाँ, ये तो है। आमतौर पे नंबर्स को ही सब कुछ माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम उस पहलू पर बात करने वाले हैं जो अक्सर इन भारी भरकम नंबर्स के पीछे छुप जाता है। मेरा मतलब है फाइनेंस की भाषा और उसके पीछे छिपा हुआ असली सच, कि कैसे मुश्किल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और जो बड़े बड़े सीईओ के भाषण होते उन्हें डिकोड किया जाए। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है क्योंकि शब्द भी नंबर्स जितने ही अहम होते हैं। एकदम सही कहा आपने। और जो लोग आज की ये चर्चा सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारे पास आज कुछ बहुत ही जबरदस्त स्रोत हैं। हम एलजे रिटनहाउस की मशहूर किताब इन्वेस्टिंग बिटवीन द लाइन्स और स्किप रिचर्ड के साथ उनके इंटरव्यू का गहराई से विश्लेषण करेंगे। साथ ही ओल्स्टीन फंड्स के शेयर होल्डर लेटर्स और सबसे अनोखी चीज, फोर्डहम यूनिवर्सिटी के फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का पूरा सिलेबस भी हमारी इस चर्चा का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने से एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। हाँ, तो हमारे आज के इस डीप ड्राइव का मिशन बहुत ही साफ है। हम कॉर्पोरेट जार्गन यानी इन भारी भरकम शब्दों को समझने का एक शॉर्टकट खोजना चाहते हैं, ताकि बिना किसी फाइनेंस डिग्री के भी कोई ये समझ सके कि कौन सी कंपनी या लीडर सच बोल रहा है और कौन सिर्फ घुमा फिराकर बातें कर रहा है। जी, एक बहुत ही जरूरी स्किल है। मैं तो कहूंगा कि आज के समय में ये किसी भी निवेशक या प्रोफेशनल के लिए सबसे अहम हथियार है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम सिर्फ पढ़ाई के स्तर से ही शुरुआत करें तो आमतौर पर यही लगता है कि फाइनेंस मतलब सिर्फ स्प्रेडशीट्स, मैथ और नंबर्स के बारे में है ना? हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक सोच तो यही कहती है। लेकिन जब हम फोर्डम यूनिवर्सिटी का नया सिलेबस देखते हैं तो ये सोच पूरी तरह से बदल जाती है। मतलब मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी का फाइनेंस प्रोग्राम सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस तक सीमित नहीं है। और यही बात इस पूरे सिलेबस को इतना खास बनाती है। अगर आप देखें तो अब कोर्सेज में बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ाया जा रहा है, यानी निवेशकों का मनोविज्ञान और उनकी आदतें। इसके अलावा ईएसजी और सस्टेनेबल फाइनेंस पर भी बहुत जोर है, जो पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा है। और मशीन लर्निंग और फिनटेक भी तो है इसमें। हाँ, बिल्कुल। मशीन लर्निंग तो है ही, लेकिन इन सब टेक्निकल कोर्सेज के बीच एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर फाइनेंस और कम्युनिकेटिंग फाइनेंस थियोरीज जैसे कोर्सेज। फोर्डम में इन्हें बहुत जरूरी माना गया है। और यही बात मुझे थोड़ी अजीब लगी थी शुरू में। मतलब इतने टेक्निकल कोर्सेज के बीच कम्युनिकेशन जैसे सॉफ्ट स्किल की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल मॉडल या आपका कोई भी एडवांस डेटा तब तक पूरी तरह से बेकार है जब तक उसे दूसरों को सही ढंग से समझाया ना जा सके। अच्छा। हाँ, आप खुद सोचिए, अगर कोई एनालिस्ट एक बेहतरीन मशीन लर्निंग मॉडल बना भी ले पर बोर्डरूम में उसे समझा ही ना पाए तो उस पर कोई निवेश क्यों करेगा? यहीं से हमारी आज की मुख्य चर्चा की कड़ी जुड़ती है, शब्दों का महत्व। ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। अगर आप अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हैं तो आपके नंबर्स किसी काम के नहीं हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निवेश की दुनिया में शब्द असल में नंबर्स जितने ही जरूरी होते हैं। रिटनहाउस की फिलॉसफी इसी पर आधारित है। बिल्कुल। उन्होंने इन्वेस्टिंग बिटवीन द लाइन्स में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि एक सीईओ के शब्द उसके चरित्र और कंपनी की असली हालत को बयान करते हैं। हाँ, और उन्होंने पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और कैंडर के बीच जो फर्क बताया है वो बहुत ही गहरा है। ये वाला हिस्सा मुझे बहुत पसंद आया था। कॉर्पोरेट दुनिया में तो हर कोई ट्रांसपेरेंसी की बात करता है। सही कहा, हर लीडर कहता है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन रिटनहाउस ने शब्दकोश का उदाहरण देकर इसे बहुत ही सटीकता से समझाया है। उन्होंने बताया कि ट्रांसपेरेंसी का रूट वर्ड पारे है, जिसका मतलब होता है आर पार देखना। जैसे कोई कांच की खिड़की हो। बिल्कुल। लेकिन अगर खिड़की के बाहर घना अंधेरा है तो आप आर पार देखकर भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसके उलट कैंडर यानी स्पष्टता या सच्चाई का रूट वर्ड कैंडरे है, जिसका मतलब है रोशनी डालना, टू इल्यूमिनेट। वाह, ये फर्क तो सच में बहुत बड़ा है। मतलब एक सच्चा लीडर सिर्फ आर पार नहीं दिखाता बल्कि वो अंधेरे में रोशनी डालता है। वो आपको बताता है कि असल में चल क्या रहा है। एकदम सही। और जब लीडर्स ये रोशनी नहीं डालना चाहते या जब वो सच छुपाना चाहते हैं तब वो एक खास तरह की तकनीक अपनाते हैं, जिसे रिटनहाउस ने फॉग यानी FOG कहा है।
है ना? फैक्ट डेफिशिएंट ऑब्फस्केटिंग जनरलिटीज। हाँ, फॉग यानी गोलमोल और अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करना, ये एक धुंध की तरह है जो सच्चाई को छुपा लेती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो एनरॉन का घोटाला है, जो हमारे स्रोतों में भी विस्तार से दिया गया है। एनरॉन का मामला इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि कैसे शब्दों का जाल बुनकर एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है और फिर उसे छुपाया जा सकता है। बिल्कुल, वहाँ के सीईओ और अधिकारियों ने जानबूझकर इतनी मुश्किल और भारी भरकम भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे कंपनी के अंदर और बाहर एक डर का माहौल बन गया। अगर कोई सवाल करता तो उसे ऐसा महसूस कराया जाता कि वो बेवकूफ़ है जिसे ये मॉडर्न फाइनेंस समझ नहीं आ रहा। यहाँ तक कि जो अनुभवी फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थे, वो भी इस फॉग से इतने डर गए थे कि उन्होंने भी कड़े सवाल पूछना बंद कर दिया था। मतलब शब्दों का इतना खौफ। यही फॉग की सबसे बड़ी ताकत होती है, ये सामने वाले के आत्मविश्वास को ही तोड़ देता है। तो ये तो हो गया कि कैसे शब्दों का गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम उन लोगों की बात करते हैं जो कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, खासकर वॉरेन बफेट। वॉरेन बफे के शेयर होल्डर लेटर्स तो पूरे फाइनेंस वर्ल्ड में एक मिसाल माने जाते हैं। हाँ, मैंने जब उनके लेटर्स के बारे में पढ़ा तो मुझे समझ आया कि आखिर वो इतने मशहूर क्यों हैं। वो बहुत ही सीधे और साफ तरीके से बात करते हैं। और इसके पीछे की वजह भी बहुत खास है। बफेट अपने लेटर्स किसी पीआर टीम या घोस्ट राइटर से नहीं लिखवाते, वो इन्हें खुद लिखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े सीईओ होने के बावजूद। बिल्कुल। और जब वो लिखते हैं तो वो दिमाग में ये तस्वुर करते हैं कि वो अपनी बहनों बर्टी और डोरिस को लेटर लिख रहे हैं। और उनकी बहनें कोई फाइनेंस एक्सपर्ट्स तो है नहीं। सही कहा, वो बहुत समझदार हैं, पर बिजनेसमैन या वॉल स्ट्रीट की एनालिस्ट नहीं हैं। इसलिए बफेट को सारा जार्गन हटाकर उन्हें आम भाषा में सब कुछ समझाना पड़ता है। और एक और खास बात जो मुझे बफेट के लेटर्स में दिखी, वो ये कि वो अपनी गलती मानने से बिल्कुल नहीं डरते। वो साफ साफ लिखते हैं, आई वॉज रॉन्ग, यानी मैं गलत था। ये कैंडर का सबसे ऊंचा स्तर है। रिटनहाउस का भी यही मानना है कि जो सीईओ पब्लिक में झूठ बोलता है वो अकेले में खुद से भी झूठ बोलने लगता है, और ये किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल। और बफेट तो अपने लेटर्स का जो अर्ली ड्राफ्ट होता है उसे फॉर्च्यून मैगजीन की कैरल लूमिस को भी भेजते हैं रिव्यू करने के लिए, ताकि उसमें कोई अहंकार या गोलमोल बात ना रह जाए। कैरल लूमिस उसे एकदम निष्पक्ष होकर एडिट करती हैं। ये दिखाता है कि बफेट स्पष्टता को लेकर कितने गंभीर हैं। तो ये तो हो गए वॉरेन बफेट जो एकदम साफ बात करते हैं, लेकिन हमारे पास एक एकदम विरोधाभासी उदाहरण भी है, द अगली साइड ऑफ कम्युनिकेशन। 2009 में गोल्डमैन सैक्स का लेटर। हाँ, ये केस स्टडी भी बहुत कुछ सिखाती है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद जब एआईजी बेलआउट का मामला सामने आया तो हर कोई जवाब मांग रहा था, और गोल्डमैन सैक्स को इस मामले में सफाई देनी थी अपने शेयर होल्डर्स को। बिल्कुल। और अगर आप उस लेटर को देखें तो शुरुआत में भाषा बिल्कुल साफ और सामान्य लगती है, लेकिन फिर अचानक से टोन बदल जाती है। हाँ, जैसे ही बात उनके रिस्क और एआईजी के साथ उनके लेन देन पर आती है, उन्होंने ऐसे शब्द लिखने शुरू कर दिए जैसे सुपर इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शंस और प्री डिटर्मिन्ड हेजिंग प्रोग्राम। मतलब ये शब्द पढ़कर तो किसी का भी सिर घूम जाए। असल में इन शब्दों का कोई पारदर्शी अर्थ था ही नहीं, ये सिर्फ एक फॉग था। एक बहुत ही मजेदार किस्सा है कि एक बहुत ही काबिल पेटेंट लॉयर ने जब इसे पढ़ा। अच्छा, जो हमेशा मुश्किल लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ते रहते हैं। हाँ, वही। जब उन्होंने इसे पढ़ा तो उन्हें लगा कि शायद वो खुद ही बेवकूफ हैं जो इस लेटर को समझ नहीं पा रहे हैं। बाप रे, मतलब अगर एक लॉयर को ऐसा लग सकता है तो आम निवेशक का क्या हाल होता होगा। लेकिन इंसाइट ये थी कि वो लॉयर बेवकूफ नहीं था। असल बात ये थी कि कंपनी ने अपनी बेचैनी और अपने रिस्क को छुपाने के लिए जानबूझकर इस फॉग का इस्तेमाल किया था। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म था, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का तरीका। बिल्कुल। और अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो ये सब सिर्फ हवाई बातें नहीं है। रिटनहाउस ने बकायदा इन शब्दों को नापने का एक सिस्टम बनाया है जिसे कैंडर एनालिटिक्स कहते हैं। हाँ, एक स्कोरिंग सिस्टम। ये मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगा, शब्दों को नंबर्स में बदल देना। ये सिस्टम कम्युनिकेशंस का विश्लेषण करके उन्हें एक कैंडर स्कोर देता है। अगर कोई कंपनी बिल्कुल साफ लक्ष्य बताती है, जैसे हमारा लक्ष्य आरओआई को 20% बढ़ाना है, तो उसे पॉइंट्स मिलते हैं, सीधे 10 पॉइंट्स, क्योंकि इस लक्ष्य को नापा जा सकता है और इसके लिए लीडरशिप को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सही। पर अगर वो घिसे पिटे शब्द बोलते हैं या क्लीशेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिकमिंग अ सॉलिड एग्जीक्यूशन इंजन। सॉलिड एग्जीक्यूशन इंजन, इसका तो असल में कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ऐसे गोलमोल शब्दों के लिए पॉइंट्स काट लिए जाते हैं। और इसमें एक और बहुत जरूरी चीज है, लीडरशिप स्टाइल को नापना। अहंकारी लीडर हमेशा मैं और मेरा की बात करता है, मी एंड मी।
हाँ, और जब सफलता मिलती है तो सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। लेकिन जो एक सच्चा लीडर होता है वो मैं और हम यानी मी एंड वी की बात करता है, क्योंकि एक अच्छे लीडर का मकसद अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ा होता है। ये सर्वनामों का इस्तेमाल कंपनी के कल्चर के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जो लोग हमें सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते तो ये सब हमारे किस काम का है? इसका फायदा सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। अगर कोई नई जॉब ढूंढ रहा है या किसी इंटरव्यू में बैठने वाला है तो ये जानकारी बहुत काम आ सकती है। बिल्कुल। आप उस कंपनी के सीईओ के भाषण या उनके लेटर्स पढ़कर कंपनी का कल्चर डिकोड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको हर दूसरी लाइन में सिर्फ जार्गन और गोलमोल बातें मिल रही हैं तो ये एक रेड फ्लैग है, खतरे की घंटी है। और अगर आपके ऑफिस में कोई नया बॉस आता है तो आप उसके पहले ईमेल से ही समझ सकते हैं कि वो मी एंड मी वाला लीडर है या मी एंड वी वाला। संवाद का मूल उद्देश्य यही है, आपको लाइंस के बीच में पढ़ना आना चाहिए। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि फाइनेंस की दुनिया और एकेडमिकली भी अब नंबर से आगे बढ़कर साइकोलॉजी, एथिक्स और कम्युनिकेशन पर आ चुकी है। फोर्डहन का सिलेबस इसका सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, और असली समझ सिर्फ बैलेंस शीट देखने से नहीं बल्कि इन्वेस्टिंग बिटवीन द लाइन्स से आती है। लीडरशिप के शब्दों के पीछे की नीयत को समझने से आती है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। कैसा सवाल? अगर आप ध्यान दें तो फोर्डहम के सिलेबस में मशीन लर्निंग, एआई और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, हमने शुरुआत में इस पर बात की थी। तो ऐसे में सोचिए, जब हम रिटनहाउस के कैंडा एनालिटिक्स को एआई के साथ जोड़ देंगे तो आने वाला कल कैसा होगा? हो, ये तो एक बहुत ही अलग दिशा में जा रहा है। क्या भविष्य में हमारे पास ऐसे एआई टूल्स होंगे जो किसी भी सीईओ के भाषण को लाइव सुनकर उसमें छिपे फॉग या घबराहट को तुरंत पहचान लेंगे? मतलब जैसे ही सीईओ ने कुछ गोलमोल बोला और स्क्रीन पर उसका सच्चाई स्कोर या कैंडा स्कोर फ्लैश हो गया। बिल्कुल, एक लाइव लाई डिटेक्टर की तरह। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि क्या टेक्नोलॉजी इंसानी नीयत को पूरी तरह से डिकोड कर पाएगी? या फिर जो झूठ बोलने वाले लीडर्स हैं वो उस एल्गोरिदम को भी धोखा देना सीख जाएंगे। वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे जो एआई को भी सच्चे लगे। यही वो जंग है जो भविष्य में लड़ी जाएगी। ये एक ऐसी दिशा है जिस पर आगे जरूर सोचा जाना चाहिए। वाकई ये एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। इंसान और मशीन के बीच की ये रेस आगे क्या रूप लेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो जो लोग सुन रहे हैं, अगली बार जब कोई कॉर्पोरेट जार्गन सुने तो उसके पीछे की सच्चाई खोजना मत भूलिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।